मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है और भूगोल की प्रकृति क्या है, जिसमें हमने काफ़ी बिंदुओं पर चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है भूगोल की शाखाएं एवं उपशाखाएं। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पीडीएफ होगा आपका, इस जो ये जनरली टॉपिक चल रहे हैं इनसे जो लास्ट टॉपिक होगा इनमें जो, उसमें मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है भूगोल की शाखाएं एवं उपशाखाएं। ठीक है दोस्तों, इसे आप ऐसे तुलना कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है ये, ठीक है, तो ये आप भूगोल हो गई आपकी। इसके बाद इसके दो हाथ हैं तो इसकी दो शाखाएं हो गई। इसके बाद हाथों में आपकी जो उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं दोनों में, तो इसमें आप लगा सकते हैं कि लगभग 5-5 इनकी शाखाएं हैं। तो ऐसे में आपको ये आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण अध्ययन विषय को, यानी भूगोल का जो पूरा अध्ययन विषय है, तथ्यों की प्रकृति के आधार पर, ये आपको याद रखना है कि किस आधार पर, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का वर्गीकरण करते हो तो उसका आधार बताना आपको ज़रूरी होता है। तो तथ्यों की प्रकृति के आधार पर इसे 2 बृहत वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी भूगोल को सर्वप्रथम 2 बड़े भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक तत्वों, यहाँ आप भौतिक तत्वों को याद रखना है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। ठीक है, ये सभी आपके भौतिक तत्व हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, शैलें, भूकंप, ज्वालामुखी, अपक्षय, अपरदन, वलन, भ्रंशन, तापमान, हवाएं, आर्द्रता और वर्षा, चक्रवात, ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं, प्रवाल भित्ति और सागरीय नितल उच्चावच आदि, ये सभी क्या हैं आपके? ये भौतिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं और इनका अध्ययन भौतिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरी शाखा है आपकी मानव भूगोल। इसमें अब मनुष्य का इम्पोर्टेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मानव अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करते हुए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपका मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। देखते हैं इसमें क्या है। मानवीय तत्वों, ठीक है, यहाँ पे आगे बताया गया है मानव निर्मित या संशोधित, यानी मानव जो बनाया है या संशोधन किया है का अध्ययन सम्मिलित होता है। किसमें? मानव भूगोल में, जिसमें मानव पर्यावरण संबंध, जनसंख्या, अधिवास, अधिवास में 2 हैं, ग्रामीण अधिवास, नगरीय अधिवास, मानव व्यवसाय जैसे आखेट करना यानी कि शिकार करना, कृषि, पशुपालन, विनिर्माण उद्योग, व्यापार, सेवाएं, मानव समाज, संस्कृति आदि से संबंधित भौगोलिक अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इस डायग्राम में आप इसे देख सकते हैं, जो आपकी भूगोल की शाखाएं हैं और उपशाखाएं, उन्हें आप इस डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसे आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो भूगोल आपकी प्रमुख शाखा है। ठीक है, इसे सर्वप्रथम तथ्यों की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल को भी कई उप शाखाओं में बांटा गया है। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञान और ओशनोग्राफी, जैव भूगोल यानी बायोजियोग्राफी, पर्यावरण भूगोल यानी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी और मृदा भूगोल यानी सॉइल ज्योग्राफी। ठीक है, जैव भूगोल को भी 2 भागों में बांटा गया है, पादप भूगोल यानी प्लांट ज्योग्राफी, जंतु भूगोल यानी एनिमल ज्योग्राफी। ठीक है, इसी प्रकार मानव भूगोल को भी कई उपशाखाओं में बांटा गया है। आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी इसके सब पार्ट किए गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप
कि जो आपका आर्थिक भूगोल है उसे 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी, कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी और परिवहन भूगोल यानी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ठीक है। इसी प्रकार अधिवास भूगोल को भी 2 भागों में बांटा गया है। ग्रामीण अधिवास भूगोल यानी रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, नगरीय भूगोल यानी अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी शाखाएं और उप शाखाएं हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे और देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से भी इनकी शाखाएं और उपशाखाओं की बात की गई है। ठीक है, इसे भी आप देख लीजिए। इसमें मानव भूगोल की शाखाएं दिखाई गई हैं कि पशु भूगोल, ठीक है, यानी एनिमल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल ज्योग्राफी, भाषा भूगोल यानी लैंग्वेज ज्योग्राफी, कामुकता और अंतरिक्ष, ये भी आपका मानव भूगोल का ही पार्ट है, धर्म भूगोल, विकास भूगोल, आर्थिक भूगोल, विपणन भूगोल, परिवहन भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, समय भूगोल, इतिहास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, पर्यटन भूगोल और जनसंख्या भूगोल। ठीक है, तो ये सभी किसके पार्ट हैं? मानव भूगोल के पार्ट हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी को इंग्लिश से ट्रांसलेट करके दिखाया गया है यहाँ पर। आप दोनों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। एनिमल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, लैंग्वेज ज्योग्राफी, सेक्सुअलिटी एंड स्पेस ज्योग्राफी, रिलीजन ज्योग्राफी, डेवलपमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। मार्केटिंग ज्योग्राफी दोस्तों जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मार्केटिंग ज्योग्राफी को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ हेल्थ ज्योग्राफी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, टाइम ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी यानी पर्यटन भूगोल, इसे भी शामिल किया गया है। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये ऑलरेडी पहले से शामिल थी ही। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद भौतिक भूगोल की यहाँ शाखाओं और उपशाखाओं को दिखाया गया है। भूआकृति विज्ञान, जल विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी यानी कि आपका हिम भूगोल, ओशनोग्राफी, ईओग्राफी, जल विज्ञान शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, मिट्टी संबंधी विधा, पैलियोज्योग्राफी, तटीय भूगोल और चतुर्थक होगा यहाँ पे, चतुर्धक नहीं होगा, चतुर्थक भूगोल, लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य पारिस्थितिक भूदृश्य पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी को भी इंग्लिश में दिखाने की कोशिश की गई है। जियोमॉर्फोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, मीटेरोलॉजी, पेडोलॉजी, पैलियोज्योग्राफी, कोस्टल ज्योग्राफी, क्वाटरनरी साइंस, लैंडस्केप इकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन चार्टों के माध्यम से शाखाओं और उपशाखाओं को दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी शाखाएं हैं, जैसे जियोग्राफिक टेक्निक्स यानी कि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है आपका। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जीएनएसएस। ठीक है, इसके कुछ फुल फॉर्म भी नीचे दिखाए गए हैं कि जैसे आपका जीएनएसएस का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इनके फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जीएनएसएस का मतलब क्या है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, जीआईएस का है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें आपको जियोग्राफिक याद रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन जब बनता है तो 2 ऑप्शन दे देता है, जियोग्राफिकल कर देता है यानी एल और लगा देता है इसमें, और जियोग्राफिक भी एक आपका ऑप्शन होता है। तो आपको याद रखना है जियोग्राफिक होता है इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और होता है आपका जीपीएस, इसे हम कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इन एक एक शाखाओं को देख लेते हैं कि किस में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले भौतिक भूगोल की शाखाएं। भौतिक भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसमें भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका भूगोल है, भूगोल में पृथ्वी के तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक भूगोल है तो इसमें भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल यानी लिथोस्फेयर, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फेयर के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसकी कुछ उपशाखाएं जो हमने डायग्राम में देखी हैं, तो भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान,
समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मृदा भूगोल, ये सभी भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं या उपशाखाएं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। ये भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसमें स्थल मंडल के, ये आपको याद रखना है, ये स्थल मंडल के भौतिक तत्वों का अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये स्थल मंडल से संबंधित है। देख लेते हैं इसके अंतर्गत अध्ययन किस किस चीज़ का किया जाता है। इसके अंतर्गत भू आकृतियाँ यानी कि स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास, जैसे अनाच्छादन, अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण के प्रक्रमों द्वारा निर्मित स्थल रूपों का विश्लेषण किया जाता है। ये आपकी भू आकृति विज्ञान है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा है जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत जलवायवीय तत्वों का, यानी कि ये किससे संबंधित है, भू आकृति विज्ञान आपका स्थल मंडल से संबंधित थी, तो जलवायु विज्ञान आपका वायुमंडल से संबंधित है। ठीक है, इसके अंतर्गत जलवायवीय तत्वों का, उनकी उत्पत्ति, पर्यावरण पर उनके प्रभावों और उससे संबंधों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसकी भी दो उपशाखाएं हैं। जो आपका जलवायु विज्ञान, इसकी दो उपशाखाएं हैं। फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी यानी भौतिक जलवायु विज्ञान, जिसमें मौसम और जलवायु के तथा प्रक्रमों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक जलवायु विज्ञान मौसम और जलवायु के तत्वों से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है आपका प्रादेशिक जलवायु विज्ञान। ये जलवायु विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान और प्रादेशिक जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रादेशिक जलवायु यानी रीजनल क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत विश्व के विशिष्ट प्रदेशों की जलवायु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ आपको विश्व के विशिष्ट प्रदेशों को याद रखना है। यानी पृथ्वी को जब अलग अलग प्रदेशों में बांट के जलवायु तत्वों का अध्ययन किया जाता है तो उसे प्रादेशिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला है आपका समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत महासागर के जल की प्रकृति, यानी कि ये महासागरों के अध्ययन से संबंधित है। सागर और महासागर दो चीज़ों से संबंधित है, ये सागर और महासागर। ठीक है, तो महासागर जल की प्रकृति, जैसे लवणता, जल की गहराई, तापमान, गति, महासागरीय नितल, वनस्पतियों, प्राणियों के अध्ययन से ये सम्मिलित किया जाता है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे समुद्री जल का तापमान क्या है, लवणता क्या है, समुद्री नितल, लहरें, ज्वार भाटा, धाराएं, प्रवाल भित्ति आदि का अध्ययन समुद्र विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस डायग्राम के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश की गई है। यह डायग्राम, ये पहले तो आप ये देख लीजिए कि इसे दिया किसने है। तो भूगोल की शाखाओं और उप शाखाओं का विकास ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार, यानी इस चार्ट को दिया किसने है, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय दिया है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं या PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पहले दो भागों में बांटा गया, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी में भी, ठीक है, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर इसे हम देख लेते हैं अच्छे से। फिजिकल ज्योग्राफी में किसको किसको लिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी यानी अंतरिक्ष भूगोल, एक्सप्लोरेशन ज्योग्राफी यानी विस्तृत भूगोल, सर्वे और रिमोट सेंसिंग, बायोजियोग्राफी, ओशनोजियोग्राफी, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। ये सभी क्या है, ये भौतिक भूगोल के तत्वों पार्ट हैं। ठीक है, इसके बाद मानव भूगोल के पार्ट हैं आपके हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और इथनोलॉजी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। ठीक है, फोरकास्टिंग एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रूरल पैटर्न्स, अर्बन ज्योग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है अगला है आपका जैव भूगोल। ये भी आपकी भौतिक भूगोल की शाखा है यानी बायोजियोग्राफी। भौतिक भूगोल की यहाँ पे की होगा, भौतिक भूगोल की इस शाखा में भूतल पर जीवों का मतलब प्राणी और पादप, ठीक है, के वितरण संबंधी क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में प्राणी और पादप का
कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं या पादप पाए जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसकी भी दो उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी? पादप भूगोल, ठीक है, यानी फाइटोजियोग्राफी या प्लांट जियोग्राफी, जंतु भूगोल यानी कि जू जियोग्राफी या एनिमल जियोग्राफी। ये आपकी दो शाखाएं हैं किसकी? जैव भूगोल की। इसके बाद आपका पर्यावरण भूगोल है, इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठक आपको पता है कि जैविक और अजैविक और ऊर्जा संगठक तीन होते हैं, कि प्रकृति, उसके कार्य, पारस्परिक अन्योन्य क्रिया आदि का अध्ययन स्थानिक वितरण के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद है आपका मृदा भूगोल यानी पेडियो ज्योग्राफी या सॉइल ज्योग्राफी। दोस्तों आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपको पेडो शब्द याद रखना है। ठीक है, पेडो शब्द आपको याद रखना है, यानी कि पेडोलॉजी जो होता है आपका वो मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। भौतिक भूगोल की इस शाखा में मिट्टी के स्थानिक वितरण तथा उसमें लक्षण, उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपका स्थानिक वितरण शब्द मिलता है यानी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन शब्द मिलता है, इसका मतलब होता है कि पूरे विश्व के नक्शे पर, ठीक है, मिट्टी को अलग अलग इसका वितरण कैसा है, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश में कौन सी मृदा है और आपकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी मृदा है, शीतोष्ण कटिबंध में कौन सी मृदा है और मानसूनी प्रदेश में कौन सी मृदा है। यह आपका स्थानिक वितरण होता है। अब यहाँ हमने मृदा की बात कर ली, कोई भी भौगोलिक तत्व इसके अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है, यानी प्रत्येक भौगोलिक तत्व का स्थानिक वितरण किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपका चिकित्सा भूगोल यानी मेडिकल ज्योग्राफी। इसमें मानवीय बीमारियों, रोगों, दुर्भिक्ष आदि के स्थानिक वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका कोरोना आया था, अभी कोविड आया, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोरोना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो वो चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका मलेरिया फैलता है बरसात के सीजन में, हैजा होता है, तो वो सभी किस ज्योग्राफी में आएंगे, तो वो सब चिकित्सा भूगोल में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन भी सम्मिलित होता है, यानी कोई भी पर्यावरण तत्व जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है वो आपके मेडिकल ज्योग्राफी में आ जाता है। यह पर्यावरण भूगोल के अधिक समीप है। ठीक है, यानी ये पर्यावरण भूगोल के अधिक समीप है, जिसके कारण कुछ लोग इसे पर्यावरण भूगोल की ही एक शाखा मानते हैं। ठीक है, ये तो भौतिक भूगोल की उपशाखाओं की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं मानव भूगोल की उपशाखाओं की। ठीक है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की दो प्रधान शाखाओं में से एक है। भूगोल की दो प्रधान शाखाएं आपको पता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, अन्य शाखा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल में मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों तथा उससे उत्पन्न भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव भूगोल में एक तरफ मनुष्य है और दूसरी तरफ पर्यावरण है। ठीक है, और इनके मध्य किस प्रकार का अंतर संबंध है। कहने का मतलब ये है कि मानव पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित कर रहा है, इनके संबंधों का, साथ ही साथ इस अंतर संबंध से किस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है और तथ्यों का निर्माण होता है, उसका अध्ययन आपका मानव भूगोल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं। इसके अंतर्गत समस्त मानवीय क्रियाओं, गुणों का भौगोलिक सम्मिलित होता है। मानव भूगोल की शाखाओं में आर्थिक भूगोल, जैसा हमने डायग्राम में ऊपर भी देखा है, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल तथा ऐतिहासिक भूगोल आदि प्रमुख उप शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहले आपका आर्थिक भूगोल है यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यह मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में मापी जाने वाली स्थानिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थानिक भिन्नता आपको याद रखना है, यानी कि आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं
और उनमें भिन्नता क्यों है, इस बात का अध्ययन आपका आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। मानवीय आर्थिक क्रिया का मतलब है कि मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आर्थिक क्रिया ही करता है। कोई मजदूरी करता है, कोई टीचर बनता है, कोई वकील, कोई डॉक्टर, ये सभी प्रकार की आपकी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन यानी स्थानिक भिन्नता का अध्ययन आपका आर्थिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों तथा उन कारकों और प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो भूतल पर इन प्रतिरूपों के क्षेत्रीय विभेदशीलता यानी एरियल डिफरेंशिएशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। यानी साथ ही साथ कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में कहाँ पर कौन सी आर्थिक क्रिया हो रही है, उसका कारण क्या है। ठीक है। और यानी कि इस क्षेत्रीय विभेदशीलता का कारण क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है आपका, तो आर्थिक भूगोल में किया जाता है। ठीक है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि एरियल डिफरेंशिएशन की संकल्पना किसने दी थी, तो वो हेटनर महोदय ने दी थी। ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। आगे देखते हैं। आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव तत्व, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, आखेट, मत्स्यखेट, पशुपालन, वनोद्योग, कृषि, निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं तथा अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। यानी कि मनुष्य कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करता है, तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि मनुष्य इतने प्रकार की क्रियाएं करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। आर्थिक भूगोल की भी कुछ उपशाखाएं हैं, जैसे संसाधन भूगोल यानी रिसोर्स ज्योग्राफी, कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल यानी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, वाणिज्य भूगोल यानी कमर्शियल ज्योग्राफी और परिवहन भूगोल यानी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ये सभी आर्थिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका दूसरा जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल पर्यावरण के संबंध में जनांकीय प्रक्रमों, ठीक है, जनांकीय प्रक्रमों यानी डेमोग्राफिक प्रोसेसेस तथा प्रतिरूपों यानी पैटर्न्स में पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। ठीक है। स्थानिक भिन्नता या स्थानिक वितरण आपको याद रखना है हमेशा। इसमें जनसंख्या की वितरण, उसका घनत्व, संगठन के अंतर्गत आयु, वर्ग, लिंग अनुपात, व्यवसायिक संरचना, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय अनुपात, जनसंख्या स्थानांतरण यानी कि प्रवास, जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या संसाधन संबंध, जनसंख्या समस्या नीति, जनसंख्या समस्या आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। किसमें? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत। इसके बाद मानव भूगोल की अगली शाखा है आपका अधिवास भूगोल यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी। यह मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति, विकास, अवस्थिति, प्रतिरूप, आकार की उनकी प्रकार्य, स्थानिक संगठनों आदि का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किसमें? अधिवास भूगोल में। अधिवास भूगोल की भी दो प्रमुख उपशाखाएं हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। यानी कि ग्रामीण अधिवास का जब अध्ययन करते हैं तो ग्रामीण भूगोल है, और जब नगरीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं तो नगरीय भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। अब एक एक करके इसे देख लेते हैं। ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण अधिवास भूगोल यानी कि ग्रामीण भूगोल को ग्रामीण अधिवास भूगोल भी कहते हैं, में ग्रामीण अधिवासों का और उनके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल में नगरीय अधिवासों यानी नगरों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपकी अगली शाखा है राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक रूपों से संगठित क्षेत्रों जैसे राष्ट्र देशों की सीमा, विस्तार, उनके विभिन्न घटकों, उपविभागों, शासित भूभागों, संसाधन, आंतरिक एवं बाह्य राजनीतिक संबंधों आदि का अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ है आपकी। ठीक है। रेड क्लिफ के ऊपर आपका पाकिस्तान है, नीचे आपका इंडिया है। ठीक है।
तो इन दोनों देशों के संबंधों का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये दो देशों के संबंधों की बात करता है, आपको ऐसे याद रखना है। भारत का संबंध हो सकता है नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। इसी प्रकार अन्य देशों का जो संबंध है वो किसके अंतर्गत आ जाए, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद है आपका सामाजिक भूगोल, यानी मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में इसमें संपूर्ण पर्यावरण के संबंधों में मनुष्य के विभिन्न सामाजिक पक्षों का के क्षेत्रीय व्यवस्थापन का अध्ययन किया जाता है, यानी ये सामाजिक पक्षों से संबंधित है। इसके अंतर्गत सामाजिक वर्गों, सामाजिक प्रक्रियाओं, अंतःक्रिया, सामाजिक विशेषताओं, सामाजिक संगठनों, सामाजिक समस्याओं आदि का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी अगली शाखा सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत मनुष्य की सांस्कृतिक क्रियाओं, विभिन्न सांस्कृतिक समूहों, उनके और पर्यावरण के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें, सांस्कृतिक भूगोल में। इसके बाद आपका ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल में आपको याद रखना है किसी भी तत्व के क्रमिक विकास का अध्ययन, ये आपको याद रखना है। जैसे मनुष्य का क्रमिक विकास होता है वैसे ही किसी भी तत्व का क्रमिक विकास ही होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण स्थानिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपका पूरा विश्व का नक्शा है। ठीक है, तो कोई भी ऐतिहासिक घटना अगर कहीं पर घटित हो रही है तो वो उसे स्थान के संदर्भ में, यानी कि ये देखा जाएगा कि कहाँ पर घटित हो रही है, और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा कि इस घटना का मानव पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और मानव ने इस घटना को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बीते हुए काल में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के विश्लेषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के अनुक्रम, इस शब्द को आपको याद रखना है कि विकास के अनुक्रम और विकास के कारकों एवं विकास की प्रक्रिया और विकास की अवस्थाओं का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी उसे अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम कुछ और शाखाएं हैं जिन्हें हमने देखा है, डिस्कस नहीं किया, उसे देख लेते हैं। जैसे आपकी ये आर्थिक भूगोल की शाखाएं। ठीक है, संसाधन भूगोल, यानी संसाधन आपको पता है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जब कोई भी तत्व करता है तो वो संसाधन कहलाता है। तो इसमें देखा जाता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें आपका नवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में आपको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो उन फसलों के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए उनकी उत्पत्ति के लिए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक भूगोल में, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में देखा जाता है कि कोई भी उद्योग अगर कहीं पे लगाया जाता है तो उसके लिए अनुकूल दशाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, यानी कि उद्योगों की स्थापित करने के लिए प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इन चीज़ों का अध्ययन आपका औद्योगिक भूगोल में किया जाता है। वाणिज्य ज्योग्राफी, यानी कि ये आपको व्यापार से संबंधित है। ठीक है, और व्यापार आपको पता है, राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, साथ ही साथ स्थानीय व्यापार भी होता है आपका। तो इन सब का अध्ययन वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। परिवहन भूगोल यानी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, अब आपको पता है कि परिवहन का मतलब है कि मानव और यानी कि वस्तु और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में तक ले जाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो परिवहन आपको पता है कि रेल परिवहन, वायु परिवहन, नौ परिवहन यानी कि समुद्री परिवहन, ठीक है, भूमिगत परिवहन, और इसके साथ साथ आपका रज्जु परिवहन यानी कि जो रस्सियों के माध्यम से होता है वो भी आपका परिवहन का हिस्सा है। इसके अलावा आपका पाइपलाइन, यानी कि जो आपके तरल पदार्थ हैं या गैस हैं वो आपके सब किसके माध्यम से भेजे जाते हैं, तो पाइपों के माध्यम से भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, आपका परिवहन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज हमने भूगोल की शाखाओं और उपशाखाओं की बात की।
शाखाएं आपको पता है भूगोल की दो हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसके अलावा हमने अलग अलग शाखाओं की बात की, मानव भूगोल की उपशाखाओं की बात की और भौतिक भूगोल की उपशाखाओं की बात भी की है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ में आपको बता चुका हूँ कि जब इसका इन सब टॉपिकों से संबंधित जो लास्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद मित्रों।